तभी टॉम का मैनिफेस्टेशन पूरी तरह शुरू हो जाता है। उसी समय रिपब्लिक ऑफ बेंट वाले आदमी के पास एक कॉल आती है। जैसे ही वह कॉल उठाता है, सामने से आवाज़ आती है, टॉम का मैनिफेस्टेशन शुरू हो चुका है। वह बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता था। प्रोफेसी रिलिक ने मुझे इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति उसे चेतावनी देते हुए कहता है, सुनो, गोल्ड एंड सिल्वर एक्स वाला वह जापानी लड़का अभी भी तुम्हारे आसपास ही है, इसलिए होशियार रहना और किसी भी तरह की लापरवाही मत करना। इतना कहकर कॉल कट जाती है। वह आदमी मन ही मन सोचता है, आखिर वह लड़का है कौन? कहीं उसका भी प्रोफेसी रिलिक से कोई संबंध तो नहीं। उसी पल पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है और उन दरारों के अंदर से अनगिनत तलवारें बाहर निकलने लगती है। देखते ही देखते पूरा इलाका तेज रोशनी से जगमगा उठता है। उधर जू ह्योन भी अपने आसपास नजर दौड़ाता है और कहता है, लगता नहीं कि यह रिलिक हमारा स्वागत करने वाली है। यह तो काफी खतरनाक है। चारों तरफ बिखरी हुई टूटी तलवारों को देखकर वह तुरंत समझ जाता है, इतनी सारी टूटी हुई तलवारें, इसका मतलब यह जरूर मुरामासा का टॉम होगा। मुरामासा एक महान तलवार बनाने वाला कारीगर था, जिसने सेंगोकू और एदो काल में बेहद खतरनाक तलवारें बनाई थीं। उसकी तलवारें अपनी धार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थीं। उसकी कला 3 पीढ़ियों तक चली, दादा, पिता और बेटा। लेकिन कहा जाता है कि उसकी शापित तलवारों ने आखिरकार उसके पूरे परिवार का ही अंत कर दिया। तभी से मुरामासा की तलवारों को अभिशप्त माना जाता है। तभी जू ह्योन के सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है। यह टॉम इंसानों के लिए बेहद शत्रुतापूर्ण है। रिलिक का ओनरा लगातार तुम्हारे शरीर पर हमला कर रहा है, जिससे तुम्हारी त्वचा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। जू ह्योन अपने हाथ की ओर देखता है और गंभीर होकर कहता है, तो आखिर यह शुरू हो ही गया। मुझे इस टॉम को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना होगा। इतना कहकर वह बिना समय गंवाए आगे बढ़ जाता है। काफी देर तक खोजने के बाद वह थक जाता है और कहता है, ये आखिर कितना विशाल टॉम्ब है। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी आगे बढ़ना होगा। वह मन ही मन सोचता है, इतना बड़ा टॉम्ब होने की वजह से मेरा गोल्ड एक्स भी रिलिक का पता नहीं लगा पा रहा, और रिपब्लिक ऑफ बेंट वाला आदमी भी पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा। अगर वह मुझसे पहले रिलिक तक पहुंच गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। तभी अचानक उसे किसी की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। अचानक जू ह्योन एक बड़े गड्ढे के पास पहुंचता है। नीचे झांक कर देखता है तो एक लड़की वहां मौजूद लोगों पर बेरहमी से हमला कर रही होती है। जू ह्योन तुरंत समझ जाता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक छात्रा है जिसे रिलिक ने अपने वश में कर लिया है। वह मन ही मन सोचता है, अगर इस तलवार से किसी को जरा सा भी कट लग गया तो वह भी इसी तरह रिलिक के कब्जे में आ जाएगा। फिर हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। तभी उसकी नज़र पास बने एक पुल पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि यह पुल यूं ही नहीं बना होगा। इसे बनाने के लिए किसी न किसी की बलि दी गई होगी। इसके बाद जू ह्योन नीचे फंसे लोगों से पूछता है, तुम लोगों को यहां किसने धक्का दिया? क्या वह रिपब्लिक ऑफ बेंट का आदमी था? सभी लोग एक साथ जवाब देते हैं, हाँ वही था। उसने अपनी भाषा में कुछ गाया और तभी यह जगह खुल गई। वह हमें यहां छोड़कर खुद भाग गया। यह सुनते ही जू ह्योन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तो वह अभी भी इसी टॉम्ब के अंदर है, यानी मेरे पास अभी भी मौका है। अब समय आ गया है उस रिलिक का इस्तेमाल करने का, जो मैंने उसी आदमी से चुराया था। इतना कहकर वह अपने हाथ में एक कंगन जैसी रस्सी वाली रिलिक निकालता है। इस रिलिक का नाम था सिस्टर सन एंड ब्रदर मून। कहानी के अनुसार एक माँ अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तभी स्वर्ग से एक दिव्य रस्सी नीचे आती है और दोनों भाई बहन उसी की मदद से खूंखार बाघ से अपनी जान बचा लेते हैं। उसी समय जू ह्योन के सामने एक और स्क्रीन दिखाई देती है। चौथी बेसिक स्किल डेक्सटेरिटी अनलॉक हो गई। इस स्किल की मदद से
वह किसी भी नए रिलिक या आइटम का इस्तेमाल आसानी से कर सकता था। अब उसकी चारों बेसिक स्किल पूरी हो चुकी थी। बिना एक पल गंवाए जूह्योन सीधे नीचे कूद जाता है और उस लड़की से भिड़ जाता है। लड़की लगातार उस पर हमला करती है, लेकिन जूह्योन बड़ी आसानी से उसके हर वार से बच जाता है। फिर वह अपनी रस्सी वाली रिलिक का इस्तेमाल करता है और लड़की के शरीर से रिलिक का नियंत्रण खत्म कर देता है। कुछ ही पलों में लड़की दोबारा सामान्य हो जाती है। इसके बाद जूह्योन वहां मौजूद लोगों से पूछता है, क्या तुमने रिपब्लिक ऑफ बेंट वाले आदमी को देखा था? उनमें से एक व्यक्ति जवाब देता है, हाँ। वह इस पुल को पार करके सामने वाली गुफा में चला गया। उसे यह जानकारी प्रोफेसी रिलिक से मिली थी। तभी वह लड़की जिसकी जान जूह्योन ने बचाई थी मुस्कुराकर कहती है, अब तो मुझे इस रस्सी से आजाद कर दोगे? लेकिन जूह्योन तुरंत रस्सी वापस अपने हाथ में बुला लेता है और कहता है, मैं तुम सबको यहां से बाहर जरूर निकालूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसने तुम सबके साथ यह सब किया, और फिर उसे उसके किए की सजा भी देनी है। जूह्योन की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर रिपब्लिक ऑफ बेंट वाला आदमी लगातार गुफाओं में रिलिक की तलाश कर रहा होता है। वह अपने आप से कहता है, फ्यूचर गाइड ने तो कहा था कि रिलिक यहीं कहीं है, आखिर वह है कहाँ? तभी उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है और वह तुरंत उसके अंदर चला जाता है। चारों तरफ देखते हुए वह मुस्कुराकर कहता है, बस एक बार मुझे मुरामासा मिल जाए, फिर जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले उस जापानी लड़के से हिसाब चुकता करूंगा जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। कुछ देर बाद उसे चारों तरफ सिर्फ टूटी हुई तलवारें ही दिखाई देती है। वह गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या, यहां तो सिर्फ टूटी हुई तलवारें हैं, आखिर मुरामासा कहाँ है? तभी अचानक वहां जूह्योन उन सभी लोगों के साथ पहुंच जाता है जिन्हें उसने बचाया था। जैसे ही रिपब्लिक ऑफ बेंट वाले आदमी की नज़र जूह्योन पर पड़ती है, वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तो इन सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है? जूह्योन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, और कौन हो सकता है? तुम मुझसे पहले यहां पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी असली रिलिक नहीं ढूंढ पाए। अब यही लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देंगे। इतना कहकर जूह्योन अपना गोल्ड एक्स इस्तेमाल करता है ताकि असली रिलिक का पता लगाया जा सके। कुछ ही पलों में गोल्ड एक्स उसे सही दिशा दिखा देता है। जूह्योन आगे बढ़कर उस तलवार को अपने हाथ में उठा लेता है। तभी अचानक पूरी गुफा में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजती है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन अगर मेरी शक्ति चाहिए तो तुम्हें 10 इंसानों की जान लेनी होगी। सिर्फ इंसानी खून ही मेरे टूटे हुए शरीर को फिर से पूरा कर सकता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी इस टॉर्म से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सुनकर जूह्योन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, इसीलिए मुझे ब्लेड रिलिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। हर बार इनका टेस्ट यही होता है कि इंसानों की जान लो और ताकत हासिल करो। लेकिन इस बार जूह्योन रिलिक की शर्त मानने के बजाय अपनी डोमिनेंस शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह आत्मविश्वास से कहता है, अब मेरी डोमिनेंस का स्वाद चखो। अगले ही पल पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगती है। रिलिक दर्द से चीखने लगता है। जूह्योन उसकी ओर देखते हुए कहता है, अब मैं ही तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। अगर सच में एक बेहतरीन तलवार बनना चाहते हो तो अपने आसपास की सभी टूटी हुई तलवारों को अपने अंदर संभालो। जैसे ही वह ऐसा कहता है, मुरामासा अपने आसपास पड़ी हर टूटी हुई तलवार को एक एक करके अपने अंदर समाहित करने लगता है। धीरे धीरे उसकी टूटी हुई धार पूरी तरह ठीक हो जाती है और आखिरकार मुरामासा अपने असली रूप में वापस आ जाता है। इस तरह जूह्योन बिना किसी की जान लिए मुरामासा रिलिक को अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद वह अपनी रस्सी वाली रिलिक की मदद से वहां फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। उधर रिपब्लिक ऑफ बेंट वाला आदमी भी चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जूह्योन उसे तुरंत पकड़ लेता है और ठंडे स्वर में कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे। घबराकर वह आदमी कहता है,
मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपनी सरकार से सिफारिश करवा दूंगा, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। हमारे पास प्रोफेसी रिलेक और फ्यूचर गाइड भी है, क्यों ना तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। जू ह्योन शांत आवाज में कहता है, फ्यूचर गाइड का इस्तेमाल सिर्फ उसका असली मालिक ही कर सकता है। वह आदमी जवाब देता है, हमारी कंपनी ही उसके मालिक को सपोर्ट करती है, पूरा एक्सकेवेशन वही संभालती है। क्या तुमने TKBM कॉरपोरेशन का नाम नहीं सुना? TKBM का नाम सुनते ही जू ह्योन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह उस आदमी की बेरहमी से पिटाई कर देता है, फिर उसे वहीं छोड़ते हुए कहता है, जाकर TKBM वालों से कह देना, अगर हिम्मत है तो खुद आकर मुझे रोके। इतना कहकर जूहियोन पूरे टॉम को सील कर देता है और वह आदमी वहीं फंसकर अपनी मौत का इंतज़ार करने पर मजबूर हो जाता है। उधर उसी रात इस पूरी घटना की खबर हर न्यूज़ चैनल पर फैल जाती है। रिपोर्टर बताते हैं कि जापान में एक रहस्यमयी टॉम के अंदर भयानक घटना हुई है। इस खबर में रिपब्लिक ऑफ बेंट का नाम भी सामने आ जाता है। पहली बार दुनिया को रिलिक्स और टॉम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने लगता है। दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ बेंट की एक्सकेवेशन टीम भी यही खबर देख रही होती है। उनका एक अधिकारी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जापान वालों को रिलिक्स और टॉम्स के बारे में पता चल गया, और सबसे बड़ी बात, इस सब में हमारे देश का नाम भी आ गया। हमारी पूरी योजना खराब हो गई। तभी वहाँ मौजूद एक दूसरा आदमी कहता है, ये सब उसी जापानी लड़के की वजह से हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, हम फ्यूचर गाइड की मदद से उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनकर उनका हेड शांत आवाज में कहता है, जब तक फ्यूचर गाइड अपने असली मालिक के साथ है तब तक हम उसकी सटीक लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। तभी वह आदमी जवाब देता है, लेकिन जब रूई का उस लड़के से सामना हुआ था तब फ्यूचर गाइड ने उसे मार्क कर दिया था। उसी निशान की मदद से हम कम से कम उसकी लोकेशन का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। बस इस बार मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस बार ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। उधर होटल में जू ह्योन अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है, डोमिनेंस की यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर किसी रिलिक के ट्रायल को नज़रअंदाज करके उसे ज़बरदस्ती अपने अधीन किया जाए तो उसका असर सीधे शरीर पर पड़ता है। जितना ताकतवर रिलिक होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अगर मेरी बॉडी ने साथ ना दिया होता तो शायद मैं बच ही नहीं पाता। तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है। उस पर लिखा होता है, बधाई हो, आपने टॉम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, ये रहा आपका इनाम। इसके बाद उसके सामने दो विकल्प आते हैं, पाथ ऑफ डोमिनेंस और पाथ ऑफ एफिनिटी। बिना एक पल सोचे जू ह्योन पाथ ऑफ डोमिनेंस चुन लेता है। स्क्रीन पर फिर से संदेश आता है, आपका इनाम प्रदान कर दिया गया है। जू ह्योन इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई बड़ा खजाना या कोई दुर्लभ रिलिक मिलेगा, लेकिन उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वह अनजाने में अपनी जेब में हाथ डालता है। वहां उसे एक छोटी सी गोली मिलती है। उसे देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, अगर इसे खाने के बाद मैं मर गया तो समझूंगा कि यही मेरी किस्मत थी। इतना कहकर वह बिना झिझक वह गोली खा लेता है। कुछ ही पलों में उसके हाथ के सारे घाव पूरी तरह ठीक होने लगते हैं। उसी समय उसके सामने एक और स्क्रीन दिखाई देती है। उस पर लिखा होता है, टॉलरेंस प्राप्त हुई। अब तुम्हारे शरीर की रिलिक पॉइजन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। रात को सोते समय जू ह्योन मन ही मन सोचता है, आखिर वह रहस्यमय कौ मेरे साथ करना क्या चाहता है? वह बार बार मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? उसी समय अचानक उसके सामने एक और स्क्रीन प्रकट होती है। उस पर लिखा होता है, तुम्हें मार्क कर दिया गया है। जू ह्योन तुरंत समझ जाता है कि फ्यूचर गाइड ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। उधर फ्यूचर गाइड कोई साधारण रिलिक नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि इसे प्राचीन चीन के महान रणनीतिकार झुगे लियांग ने लिखा था। यह किताब किसी भी टॉम को पैदा नहीं करती, बल्कि अपना मालिक खुद चुनती है। इस बार इसने सासाकी यूका को अपना मालिक चुना था। रिपब्लिक ऑफ बेंट की सरकार को सासाकी और उसकी फ्यूचर गाइड के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने उसे अपनी सुरक्षा में रख लिया
और टॉम्ब एक्सकेवेशन के लिए उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जू ह्योन चीन के लिए रवाना हो जाता है। सफ़र के दौरान वह सोचता है सासाकी कभी भी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह फ्यूचर गाइड की प्राचीन भाषा को ठीक से समझ भी नहीं पाती थी। लेकिन भविष्य में एक ऐसा इंसान आने वाला था जो प्रोफेसी रिलिक्स का उससे भी बेहतर इस्तेमाल करेगा। उधर सासाकी अपनी फ्यूचर गाइड खोलकर भविष्य पढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अगले पन्ने पर जाती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किताब में साफ लिखा होता है सासाकी मर जाएगी। दूसरी तरफ जू आह्योन चीन के एक होटल में आराम से खाना खा रहा होता है। उसी समय उसके कमरे के बाहर 3 लोग उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके साथ सासाकी भी होती है। वे उससे कहते हैं तुम उसके कमरे में खाना लेकर जाओ, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो हम तुरंत अंदर आ जाएंगे। सासाकी धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जूह्योन पर पड़ती है वह उसे देखते ही पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वह पहली ही नज़र में जूह्योन पर फिदा हो जाती है। उधर जूह्योन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह अपनी तलवार पकड़ने ही वाला होता है। बाहर खड़े गार्ड भी यह देखकर कमरे में घुसने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी सासाकी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और सीधे जूह्योन के पास जाकर बैठ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूह्योन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है ये आखिर हो क्या रहा है। सासाकी फिर अपना फ़ोन निकालती है और उस पर टाइप किया हुआ एक मैसेज जूह्योन को दिखाती है। उसमें लिखा होता है तुम बहुत हैंडसम हो, मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है। अंदर आते हैं जूह्योन अपनी सिस्टर सन एंड ब्रदर मून रिलिक का इस्तेमाल करता है। पलक झपकते ही रस्सी तीनों गार्ड्स को कस कर बांध देती है और वे एक कदम भी नहीं चल पाते। मौका मिलते ही जूह्योन और सासाकी वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं और इसी ज़बरदस्त मोड़ के साथ टूम्ब रेडर किंग एपिसोड 4 यहीं समाप्त होता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले एपिसोड में जूह्योन और सासाकी पहली बार मिलकर रिपब्लिक ऑफ बेंड के खिलाफ कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ फ्यूचर गाइड एक ऐसा भविष्य दिखाने वाली है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। आखिर सासाकी की मौत क्यों लिखी गई है? क्या जूह्योन उसकी किस्मत बदल पाएगा, या फिर कोई नया दुश्मन उनकी राह रोकने वाला है? ये सब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है।